गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है नए सिरे से वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जब हम शुरू मोबाइल पर पढ़ाना शुरू किए तो उस समय हम पढ़ाने की बिल्कुल ही मन में मूड में नहीं थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के कहने की वजह से हमने जो है कि कह सकते हैं कि यूं ही स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली रूप से हमने स्टार्ट कर दिया कि चलिए ठीक है, सभी बच्चे कुछ कुछ पढ़ेंगे घर पर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो थोड़ा भी ठीक भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पढ़ाई है, वो मोबाइल पर थोड़ा सा पढ़ना टफ होता ही है। पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आज हम लोग कुछ यूँ ही बातें करेंगे और अगले वीडियो से जो है विधिवत हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो अभी हम जो लाइट चैप्टर पढ़ाना शुरू किए थे, तो लाइट में अभी हम आपको बीच बीच में वीडियो उसका डालेंगे। लाइट का वीडियो बीच बीच में आपका मिलेगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव और एक दो टेस्ट के पेपर हम आपको दिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, क्योंकि लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे दो गो सेट नंबर 7 और सेट नंबर शायद 8, दो सेट हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो उस तरह से कुछ और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके सामने लेकर के मिलेंगे। तो बीच बीच में उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा, लेकिन अभी सब जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मोबाइल ऐप चलाने में यदि किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं विधिवत हम। तो आज हम आपको अभी सिलेबस दिखाने की कोशिश करें कि 12 क्लास के फिजिक्स का सिलेबस किस तरह से है। 12 क्लास के फिजिक्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से है। तो वैद्युत स्थैतिकी, विद्युत धारा, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, ये तो हम कह सकते हैं कि बुक के हिसाब से हमने बांट दिया। इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और 2 आएगा। इसके अंदर में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और 2 होगा। इसमें चैप्टर नंबर 3 होगा। इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 और 5 होगा। इसमें जो है आपका 4 और 5 है। इसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर 9 और 10, और ये जो है आपका 11 से लेकर 16 तक लास्ट आपका हो जाएगा। ये टोटल 11 एंड एबव सब, ये आपके एनसीईआरटी के अनुसार आपका टोटल 11 से लेकर के टोटल हमारा। तो 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 3 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा में, 4 और 5 धारा की चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, 6 और 7 विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, 9 और 10 प्रकाशिकी, और 11 और उसके ऊपर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब के सब आपके आधुनिक भौतिकी में आ जाएंगे। टोटल आपके 70 नंबर का सिलेबस हुआ। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कि कॉलेज में होता है, और उसका पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल का हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हम लोग केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई ही करते हैं। हमारे यहाँ जो पढ़ाने का पैटर्न है, हम लोग पढ़ाने का जो प्रचलन है हमारे यहाँ, वो केवल थ्योरेटिकल, हम केवल थ्योरी को लेकर के मिलेंगे। प्रैक्टिकल की पढ़ाई हम लोगों के यहाँ नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ मतलब हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये 70 नंबर का सिलेबस आपके सामने है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा अब ये तो हम आपको एक बुक की भाषा बता दिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके या पुश करके भी उतार सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करें। जो मेरा कोचिंग में जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का जो पैटर्न होता था, ऑफलाइन जो पढ़ाने का जो मेरा तरीका था, हम कैसे पढ़ाते थे। तो पहले चैप्टर 1, 2 पढ़ाते थे ऑफलाइन में। शुरू में आपका चैप्टर 1, 2 पढ़ाते थे। 1, 2 के बाद यहाँ से हम 5 पढ़ाते थे। जो मेरा पहले का कोचिंग में पढ़ाने का जो पैटर्न है, 1, 2 उसके बाद 5, 1, 2 और 5 पढ़ा दिए। तो उसके बाद हम या तो लाइट या तो मॉडर्न, या तो हम लाइट भी पढ़ाए हैं कभी कभी, या तो मॉडर्न पढ़ाए हैं। पहले 1, 2 उसके बाद 5, 1, 2 और पढ़ाने के बाद 5 के बाद या तो लाइट या तो मॉडर्न मॉडर्न पढ़ाएंगे तो उसके बाद लाइट पढ़ाएंगे, या लाइट पढ़ाएंगे तो उसके बाद मॉडर्न पढ़ाएंगे। ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न रहा है।
पहले 1 2, उसके बाद 5, उसके बाद लाइट या तो मॉडर्न। आप मैंने कहने का मतलब पहले लाइट तो बाद में मॉडर्न, पहले मॉडर्न तब लाइट, इस तरह से। और बाकी जो चैप्टर बच गए 3 4 6 और 7, तो 3 4 6 और 7 जो है ये हम समय और परिस्थितियों को देखते हुए जैसे जो हमारा समय लगता था हम उसके अनुसार पढ़ाए हैं। पहले फिर से एक बार यदि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाए हैं या हम इससे पहले जितना साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो पहले 1 2, उसके बाद 5, उसके बाद लाइट या मॉडर्न, यानी लाइट और मॉडर्न आपस में चेंज करके परिस्थिति के हिसाब से बच्चे बोलते थे कि पहले लाइट स्टार्ट कर दीजिए तो लाइट स्टार्ट किए हैं, बच्चे बोलते पहले मॉडर्न स्टार्ट कर दीजिए तो मॉडर्न स्टार्ट किए हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लाइट जब पढ़ाते हैं तो लाइट के अंदर में 8 9 और 10 तीनों पढ़ाते हैं। हम अपना जो मेरा लाइट का पढ़ाने का जो टेंडेंसी है, तो हम अपना जो लाइट पढ़ाने का जो मेरा शैली है, प्रक्रिया है, उसमें हम 8 9 और 10 तीनों को एक साथ लाइट के अंदर में पढ़ाते हैं। लाइट के अंदर में 8 9 और 10 तीनों पढ़ाते हैं। तो 8 और 9 जो है जनरल लाइट है। जनरल लाइट का मतलब है कि जिस लाइट को हम लोग जनरली पढ़े हैं वो सब है। लेकिन 10 नंबर के जो लाइट है चैप्टर, ये एडवांस लाइट हो जाएगा, जिसको हम तरंग प्रकाश की कहते हैं। ये एडवांस लाइट के अंदर में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से एडवांस लाइट नहीं पढ़ाए, जिससे कि बहुत ही कन्फ्यूजन आपको होगा, बहुत ही टफ कह सकते हैं एक तरह से कि लाइट का शैली है। इसीलिए हमने इसको रोक दिया, क्योंकि ये जो लाइट है इन दोनों से हट के हो जाएगा। 8 9 से 8 और 9, जैसे 8 पढ़े तो उससे रिलेटेड हम 9 में था, लेकिन 8 और 9 से डायरेक्ट हट करके 10 नंबर में है। इसीलिए हमने 10 नंबर की लाइट को रोक दिया। ये ऐसे 10 नंबर का जो लाइट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मान के चलिए कि 10 से 12 वीडियो में ये आपका लाइट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी 8 और 9 जो आपने देखा, मान के चलिए कि यदि हम बात करें तो 17 नंबर का आपने पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर लिया है। 17 नंबर की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर लिया, क्योंकि तरंग प्रकाशिकी यानी 10 नंबर जो चैप्टर हमने छोड़ा है, तो 10 नंबर में ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ाएंगे नहीं, उसको हम ऑफलाइन क्लास जब कोचिंग खुलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर कोचिंग कब खुलेगा? तो देखिए, कोचिंग तो जब गवर्नमेंट बोलेगी तब खुलेगा, जैसे ही सरकार बोलेगी, क्योंकि हम लोग तो रोज़ की तैयार हैं, हम लोग जब कहे सरकार तब तैयार बैठे हुए हैं, तो हम लोग के हाथ में नहीं है। अब जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई का जो 1 तारीख है, 1 जुलाई को सरकार का सेकेंड अनलॉक सेकेंड जो है, आपको पता होगा कि अनलॉक सेकेंड में स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने का जो दिया हुआ था प्रस्ताव, तो 1 तारीख को जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि खुलेगा, कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो फिर से हम, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने आपको 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिया है। अब हम आपको 1 2 पढ़ाएंगे, 1 2 पढ़ाने के बाद 5 पढ़ाएंगे, 1 2 और 5 पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हमें ये 10 नंबर जो छूटा हुआ है, या तो उसको लेकर चलेंगे या तो मॉडर्न में चले जाएंगे। ये इतना दिन ये जो चैप्टर है, फिर से अभी से ही बता दे रहे हैं हम, 1 2 चैप्टर का वीडियो भी बहुत लंबा जाएगा। मान के चलिए कि अप्रॉक्स 40 वीडियो इसमें भी जाएगा आपका, 40 से 45 50 वीडियो आपको 1 2 में भी जाएगा। ये पहले ही बता देना, क्योंकि देखिए चैप्टर जो आप सोचते हैं पहले जो पढ़ाई किए हुए हैं कि जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 2 ही दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, वैसा नहीं होगा। एक वीडियो आपको जब ऑफलाइन क्लास पढ़ते तो पता चलता है कि ये जो है ये चैप्टर 2 मंथ चलता है ऑफलाइन क्लास में, और लाइट भी आपका 2 ही मंथ चलता है। ये दोनों चैप्टर आपके 2-2 मंथ के हैं। मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा नहीं लगता है, मॉडर्न फिजिक्स 1 मंथ का है। ये ऑफलाइन क्लास जब चलता तब की हम बात कर रहे हैं। बाकी चैप्टर तो परिस्थिति के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। 5 मंथ तो आपका ये है, 1 2 2 मंथ का है, लाइट आपका 2 मंथ का है, और मॉडर्न 1 मंथ का है। खैर, तो ये हमारा सिलेबस था। यदि आप चाहें कहीं देखना, उतारना, समझना, तो आप उतार भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और यहीं से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। जिनको भी प्रॉब्लम होगा, कहीं कन्फ्यूजन होगा, वो आप सवाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत स्थैतिकी के अंदर में एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ना है। एनसीईआरटी 1 में हम लोग जो है आवेश के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जो भी पढ़ेंगे केवल आवेश के बारे में पढ़ेंगे।
और चैप्टर नंबर 2 में विभव एवं धारिता के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में जो है आवेश है और चैप्टर नंबर 2 में जो है विभव और धारिता है। तो हम लोग अभी उसके बारे में जानने से पहले वैद्युत स्थैतिकी क्या है थोड़ा समझ लें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। विरामावस्था, स्थिर अवस्था। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है। वैद्युत स्थैतिकी फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम आवेश के स्थिर अवस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी है। विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी है। और गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है चुंबकत्व है। विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी है और गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है चुंबकत्व है। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि वैद्युत स्थैतिकी चैप्टर में आवेश के बारे में ही पढ़ना है। आवेश के विरामावस्था के गुण, आवेश के विरामावस्था के गुण पढ़ना है। तो हम लोग तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आवेश क्या है, क्योंकि पहले तो हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे और तब उसके विराम अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं। विराम अवस्था में जब आवेश रहता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, क्या क्या गुण दिखाता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब आवेश क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बात करें आवेश क्या चीज़ है, तो आवेश मौलिक कणों की वह विशेषता, आवेश मौलिक कणों की वह विशेषता। मौलिक कण, मौलिक कण, मौलिक कण, मौलिक कण का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मौलिक कणों की वह विशेषता, मौलिक कणों की वह विशेषता जिसमें, जिसके मदद से कहें, मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके द्वारा, जिसके मदद से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस चैप्टर में आपको बहुत से ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके मदद से, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है विद्युत आवेश कहलाता है। मौलिक कणों की वह विशेषता, मौलिक कण ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वह क्वालिटी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वह क्वालिटी जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है विद्युत आवेश है। अब यदि हम कहीं पर भी मौलिक कण कहें, यदि कहीं पर भी मौलिक कण वर्ड हम कहेंगे तो मौलिक कण का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि मौलिक कण ये तीन ही हैं। तो यदि हम कहते हैं कि मौलिक कण, मौलिक कण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को हम एक वर्ड में कह रहे हैं मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तीनों को एक साथ हम यदि कहेंगे तो मौलिक कण कहेंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि हम एक साथ कहेंगे तो न्यूक्लियॉन कहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तीनों को एक साथ कहेंगे तो मौलिक कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कहेंगे तो न्यूक्लियॉन। तो फिर से एक बार, मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है विद्युत आवेश है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है विद्युत आवेश है। मौलिक कणों की एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है विद्युत आवेश कहलाता है।
ये तो फाइनल हो गया कि विद्युत आवेश क्या है। तो मौलिक कणों की एक ऐसी विशेषता, मौलिक कणों की एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, विद्युत आवेश है। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश कहाँ से आता है, आवेश कैसे आता है, आवेश का क्या आधार है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत स्थैतिकी क्या है? तो विद्युत स्थैतिकी एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं। विद्युत स्थैतिकी क्या है? तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत स्थैतिकी है। अब विद्युत स्थैतिकी में ये तो फाइनल हो गया कि आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश क्या है? तो अब मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, वो हमारा आवेश है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, वो हमारा आवेश है। मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है, प्रोटॉन का संकेत P होता है, न्यूट्रॉन का संकेत N होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, प्रोटॉन पर आवेश इतना है, न्यूट्रॉन पर 0 है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना। यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर दें। आप ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कहीं पढ़िएगा, यदि आप कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हो या जनरल, इसके अलावे यदि हम कहीं और पढ़ते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोग पढ़ते हैं 1.67 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हम लोग यही पढ़ते हैं 1.67 × 10⁻27 kg हर जगह। लेकिन यहाँ पर हम तीसरा अंक भी लिखे हैं, यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 4 लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं कि यदि हम तीसरा अंक न लिखें और हम आपको ये कहें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है, हम इतना ही लिखे हैं, और आपसे कहें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए मानने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप तो कहिएगा कि सर दोनों तो बराबर है, तब कैसे कह रहे हैं कि द्रव्यमान ज़्यादा है? इसीलिए चूँकि द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लिखे हैं। अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ इसका ज़्यादा है और इसका कम है। जैसे ही हम यहाँ पर 2 और यहाँ 4 लिखते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अब यहाँ पर भी एक और बात समझाना है मुझे कि ये जो तीसरा अंक है, ये तीसरा अंक आपके अलग अलग बुक में अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, ये अलग अलग हो सकते हैं तीसरा अंक। लेकिन कितना भी अलग अलग होगा तो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। जैसे इसका 3 होगा तो यहाँ 5 होगा, ये 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 5 होगा। तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपके केमिस्ट्री में अलग हो सकते हैं। ये केमिस्ट्री में जो डाटा है, ये आपके तीसरा अंक अलग अलग हो सकता है। ऐसे हम लोग कहीं भी तीसरा अंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों किया है उसका हमने रीज़न बता दिया कि नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहिएगा कि ज़्यादा कैसे हुआ, ये कम कैसे हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। फिर से एक बार, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात आप लोग भी भली भांति जानते होंगे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
ये आप भी जानते होंगे, थोड़ा सा हम लोग एक बार समझ भी लें। ये हमारा परमाणु है, ये इसका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक के बाहर अलग अलग संख्याओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इधर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह से नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस तरह से। अब आप जानते, ये तो फाइनल हो गया, आप समझ गए कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। ये फाइनल हो गया, आप समझ गए हैं कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। ये भी आप जानते होंगे शायद कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ये आप जानते होंगे, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान होती है। और ये भी आप डाटा से देख सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही आवेश प्रोटॉन का है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का है उतना ही आवेश प्रोटॉन का है। अंतर क्या है? ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है, उल्टा है। यानी ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। बराबर तो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। फिर से एक बार, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो फाइनल हो गया। अब ये भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। कभी भी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रोटॉन के आवेश के विपरीत हैं, प्रकृति में विपरीत हैं। ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन मान में बराबर है। इतना तो डाटा क्लियर है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन है। इस डाटे को यदि आप समझ गए तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन डाटा है। जैसे हम बात करें, ये एक कोई परमाणु है, मान लीजिए, मानने में कहा जाता है ये हमारा कोई एक परमाणु है और इस परमाणु में 5 प्रोटॉन है। और ये आप भी जान चुके हैं कि 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए कि 7 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए, मानने में कहता है ये कोई परमाणु है जिसमें 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। थोड़ा सा समझने के लिए बार बार डाटा चूंकि इस्तेमाल करना है, तो इस संख्या को, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि माना इतना बराबर x, तो हम मान लिए कि इस संख्या को, इस टोटल को 1 हम मान लेते हैं। 1 समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। हम इस संख्या को अब 1 लिखेंगे, तो इसको जब 1 लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -1, और इसी को हमने 1 माना है तो प्रोटॉन पर आवेश हो गया +1। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -1 और 1 प्रोटॉन पर आवेश हो गया +1। एक समझने के लिए एक हमने मान लिया। जैसा कभी कभी होता है, हम लोग मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, 2.1 गुना प्लस इतना जो भी रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि मान ला इतना बराबर x। अब जैसे मान ला कुर्सी की संख्या, अब बार बार कुर्सी की संख्या नहीं लिखेंगे हम लोग। अब कुर्सी की संख्या का स्क्वायर, कुर्सी की संख्या का जोड़ नहीं, हम लोग उसको मान लेते हैं कि माना कुर्सी की संख्या बराबर x। और बार बार कुर्सी की संख्या लिखने से अच्छा है कि अब x लिख दें। तो ठीक उसी तरह से अब इतना बार बार लिखने के बजाय हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया -1, इसका हो गया +1। तो कोई परमाणु है जिसके अंदर 5 गो प्रोटॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो 5 प्रोटॉन है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 1 प्रोटॉन पर आवेश हो गया +1, यानी 5 प्रोटॉन पर आवेश हो गया +5। 5 प्रोटॉन पर आवेश हो गया +5 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -5। 5 प्रोटॉन पर आवेश हो गया +5, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -5 और 7 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन पर तो 0 आवेश है, तो 7 गो न्यूट्रॉन पर भी 0 आवेश होगा। फिर से एक बार समझिए,
यदि कोई परमाणु है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश हमने बात किया, एक प्रोटॉन पर प्लस एक समझने के लिए हम इसको एक ले लिए हैं, अब नहीं तो बार बार इतना करना पड़ता। तो एक प्रोटॉन पर आवेश है +1, तो 5 प्रोटॉन पर +5, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 तो 5 इलेक्ट्रॉन पर -5, और न्यूट्रॉन पर 0 है तो 7 न्यूट्रॉन पर बात करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूट्रॉन हो चाहे 10 न्यूट्रॉन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आवेश की बात करें, देखिए +5 -5 0 और +0 यानी टोटल 0, यानी किसी भी परमाणु में कुल आवेश का मान, किसी भी परमाणु में टोटल आवेश का मान 0 होता है। ये फाइनल हो गया। चाहे कोई भी परमाणु की बात करें, किसी भी तरह के परमाणु ले लीजिए, तो ये हम जानते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगी ही होंगी, और इसका आवेश और इसका आवेश बराबर है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, जब भी जोड़ेंगे 0 आएगा, जब भी जोड़ेंगे 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी परमाणु में कुल आवेश का मान 0 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। ये एक बहुत अच्छे सवाल का आंसर हो गया कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं क्यों। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं क्यों, तो इसका जवाब हो जाएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या के हमेशा समान होता है, तथा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अतः किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान हमेशा 0 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। ये फाइनल हो गया कि परमाणु पर टोटल आवेश का मान 0 होता है, किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान 0 होता है। अब आपके अंदर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम ये पढ़ने जा रहे थे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, हम ये पढ़ने जा रहे थे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। एक और थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट चर्चा कर दें। आवेश की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन हम आवेश की उत्पत्ति के जो आधुनिक सिद्धांत है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत से आवेश रगड़ करके भी उत्पन्न किया जाता, पढ़े होंगे एबोनाइट सड़ बाल वाला एग्जाम्पल रगड़ करके, तो वो सब नीचे का है। आप आवेश की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है वो यही है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के हमेशा समान होती है, तथा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर एवं प्रकृति में विपरीत होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अतः किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान हमेशा 0 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो हम आपको बताने वाले थे कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, लेकिन यहाँ तो फाइनल हो गया कि आवेश पर हमेशा 0 होगा, परमाणु पर आवेश हमेशा 0 होगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो भी आपको समझाने वाले हैं, फिर से एक बार बोर्ड पर लिख दिए हैं कि हमें इस संख्या को 1 मान लिए, तो इतना मतलब -1 और इतना मतलब +1। बार बार हम ये संख्या लिखने में और बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बार बार बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जो है हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये थोड़ा समझिएगा। ये तो आप समझ चुके हैं कि जैसे ये एक हमारा परमाणु है, ये हमारा एक परमाणु है जिसके अंदर में मान लीजिए 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है और 7 गो न्यूट्रॉन है। तो इस पर हमने आवेश की बात की, तो आप समझ चुके होंगे कि इस पर आवेश +5 प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए -5, न्यूट्रॉन के लिए 0। तो टोटल आवेश की बात करें तो 0। ये तो फाइनल हो गया कि टोटल आवेश हमारा 0 हो गया। एक और कोई दूसरा परमाणु है जिसके अंदर में 7 प्रोटॉन है, तो 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और कोई भी मान लीजिए 8 न्यूट्रॉन है। तो 7 प्रोटॉन का मतलब +7, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब -7, और 8 न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन पर तो 0 होता है, तो चाहे 1 न्यूट्रॉन हो चाहे 10 न्यूट्रॉन हो तो 0 हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल 0 होगा। तो ये तो फाइनल हो गया कि किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान 0 होता है। चाहे कोई भी परमाणु हो, चाहे उसके अंदर में कितने भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो, कुल आवेश का मान 0 होगा। किसी भी परमाणु में टोटल आवेश का मान 0 होता है।
किसी भी परमाणु में टोटल आवेश का मान शून्य होता है। ये हमारा फाइनल हो गया कि किसी परमाणु में टोटल आवेश का मान शून्य होता है। अब कहता है कि हमने इन दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ दिया। जब दो परमाणुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब दो परमाणुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब लेन देन, एक देता है दूसरा लेता है, यानी एक त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है। जब दोनों परमाणुओं को हमने आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये त्याग और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरह से भी होती है। जैसे नहीं जरूरी कि रगड़ने की बात हो, अलग अलग तरीके से भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब हम मानने में क्या जाता है, हमने मान लिया कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल हम समझने की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इसको दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये इसको दे दिया तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इसमें पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एक इसको दे दिया तो इस पे 5 थे तो 6 हो गया, इसमें 7 था तो एक कम हो गया, 6 हो गया। प्रोटॉन कितने होंगे, सवाल है कि प्रोटॉन कितने होंगे। तो बहादुर प्रोटॉन 5 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का लेन देन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। प्रोटॉन तो पहले 5 था तो 5 ही रहेगा, इसमें 7 था तो 7 ही रहेगा। न्यूट्रॉन भी पहले 7 था, इसमें 7 रहेगा, इसमें 8 था तो इसमें 8 ही रहेगा। अब हम बात करें तो इस पर +5, 6 ही दिया है तो -6 और इसका 0। इसके बाद करें तो +7 -6 और इसका 0। अब आप जोड़िएगा तो +5 या -6 और +0 यानी -1। इसका जोड़िएगा तो +7 और -6 और 0 यानी +1। पहले इस पर टोटल आवेश शून्य था, इस पर भी टोटल आवेश शून्य था, लेकिन जब हमने दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ दिया तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया तो इसमें 7 था तो 6 हो गया, और ये दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें 5 था तो ये 6 हो गया। तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये जो है त्याग करके 7 से 6 हो गया, ये ग्रहण करके 5 से 6 हो गया। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया। तो जैसे ही त्याग और ग्रहण किया तो हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, और जो त्याग किया उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। जो ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, जो त्याग किया उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारा आवेश की उत्पत्ति हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न होता तो आवेश की उत्पत्ति न होती। फाइनली आज हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे पहले एक मिनट, वैद्युत स्थितिकी क्या है। तो वैद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं। आवेश क्या है, तो मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, आवेश है। इसके बाद प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बाद किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर, जबकि प्रकृति में विपरीत होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में टोटल आवेश का मान शून्य होता है। अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। जब दो परमाणुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि दूसरा परमाणु उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो त्याग करता है उस पर धन आवेश की उत्पत्ति होती है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमारा आवेश उत्पन्न हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 8-10 ऑब्जेक्टिव है। आप उस ऑब्जेक्टिव को नोटिस कीजिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है उन सभी ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।